हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर रिचा मैम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो दैट वी आर स्टडीइंग द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि न्यूट्रिशन क्या होती है एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। हमने जाना कि न्यूट्रिशन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी हमने ये पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में कि दैट इज ऑफ फर्दर ऑफ टू टाइप्स जो लाइट की एनर्जी को यूज करेंगे फॉर फॉर्मिंग द फूड प्रोडक्ट, तो हम उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक, और जो केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक। उसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थी हमारे पास, होलोजोइक, सेप्रोजोइक, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक, और इनको हम अच्छे से अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा फोकस रहेगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, हम उसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे पास कौन सी न्यूट्रिशन हुई, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं they have the capacity to synthesize their own food, but by using certain inorganic materials like carbon dioxide, water, or in the presence of sunlight और chlorophyll। और ये हमने जाना ये किस किस में होता है, लाइक एग्जाम्पल पढ़ी हमने ग्रीन प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया एंड ऑल्सो इन एल्गी। ठीक है, तो इसी चीज को हम जो है इसी चीज को हम अब थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस है वो किस तरह से होती है। और आई थिंक फोटोसिंथेसिस हम फ्रॉम क्लास 3rd 4th ऑनवर्ड ये जो है हम जान रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसी चीज को हम जो है वो थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास कुछ मटेरियल्स की फॉर्मेशन होती है, और वो मटेरियल क्या है, ग्लूकोज हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट यूज हो रही है, हमारे पास ये जो लीव्स हैं इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जा रही है, और यहाँ पे ये जो लीव्स हैं इनके जो लोअर साइड, मतलब दिस सपोज दिस इज द लीफ, दिस इज द अपर सरफेस ऑफ द लीव एंड दिस इज द लोअर सरफेस ऑफ द लीव। जो लीव्स का लोअर सरफेस होता है उसमें कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, एंड दीज पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरह से पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे इसके लोअर सरफेस में, उनके थ्रू क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगी। पहला क्या बताया, सनलाइट, दूसरा क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो रूट्स हैं, रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन होगी, और वाटर एब्जॉर्ब होगे हमारे पास जो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस होनी है, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे, वहां पे वाटर पहुंचाया जाएगा, रूट से एब्जॉर्प्शन होगी, स्टेम के थ्रू होते हुए वो लीव्स तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पता चल गई, हमें वाटर पता चल गया, हमें कहाँ से मिलता है, हमें सोर्स ऑफ एनर्जी पता चल गई कि कौन सी है। अब क्या होगा, अब ये सारी चीजें यूज करके यहाँ पे कुछ केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन भी होगी, और हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसकी सिंथेसिस होगी जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। अगर तो प्लांट को रिक्वायरमेंट है वो प्लांट उसको यूज करेगा, बट अगर उसको इनफ ग्लूकोज की सिंथेसिस हो चुकी है, देन दिस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर हो गया, ये प्लांट्स में ग्लूकोज स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और एनिमल्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये दो वर्ड्स क्लियर हो गए। प्लांट्स में ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, बट जो एक्सेस ग्लूकोज होगा वो स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, बट इन केस ऑफ एनिमल्स ये हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बॉडी में, एनिमल्स बॉडी में हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है, एक चीज आपको रह गई बताना, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो क्या है, एक पिगमेंट।
कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की। कहाँ प्रेजेंट है? जो ग्रीनिश पोर्शन है प्लांट्स का, मोस्टली जो लीव्स हैं, है ना, उनमें ये ग्रीन कलर की पिगमेंट जो है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहती है। अब ये क्लोरोफिल कहाँ है भाई? ये क्लोरोफिल जो होती है ये एक ऑर्गेनल, क्या बोला मैंने? ऑर्गेनल में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये लीव्स के बीच में। अब लीव्स का भी टिश्यू जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करेंगे और हमारे पास क्या करेंगे? ग्लूकोज की फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें कोई पूछेगा कि ये जो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो हमारे पास कहाँ होती है? तो हमारे पास जो ग्रीनिश पोर्शन है प्लांट का, वहां पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, मोस्टली अकर इन लीव्स, और लीव्स में ये कहाँ होती है? कौन सी ऑर्गेनल में होती है? ठीक है, लीव्स क्या है? दे आर द ऑर्गन, है ना। अगर ऑर्गेनल पूछा देन इट इज क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में कौन सी पिगमेंट होती है? क्लोरोफिल। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, चले नेक्स्ट हम। तो अब ये हमने थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन गैदर की कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से होती है। अब फोटोसिंथेसिस होने के भी कुछ प्रोसेस है। ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस, मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रोसेसेस का मतलब होता है जब किसी प्रोसेस के होने का प्रॉपर एक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ही रहेगा, जो लास्ट है लास्ट स्टेप रहेगा। देन दीज आर कॉल्ड प्रोसेसेस। तो फोटोसिंथेसिस के भी कुछ हमारे पास प्रोसेसेस है। सबसे पहले क्या होगी? लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लीव्स जो है वो सनलाइट की एब्जॉर्प्शन करेंगे। उसके बाद हमारे पास रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या करती हैं? वाटर की एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, है ना। उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की भी एब्जॉर्प्शन होगी, और वो कहां से होगी? वो हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया था, लीव्स की सरफेस के ऊपर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लोअर सरफेस पे मोस्टली, जिन पोर्स की ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर एंटर करती है और ऑक्सीजन भी उसी पोर के थ्रू बाहर आती है। क्लियर हुआ आपको? तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी एब्जॉर्प्शन होगी। अब क्या है यहाँ पे? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट की एनर्जी है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा या इससे फॉर्मेशन होगी हमारे पास एक केमिकल एनर्जी की, जिसको इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये जो केमिकल एनर्जी है ये क्या है? ये यही एटीपी है। क्या बताया मैंने आपको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम और ज्यादा आगे रेस्पिरेशन में हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि ये जो हमारे पास लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और वो केमिकल एनर्जी क्या है? एटीपी। अब एक काम ये हुआ, दूसरा क्या हुआ? ये जो हमारे पास इसमें ऑक्सीजन की भी लिबरेशन होती है। वो कैसे होगी हमारे पास ये जो मैंने क्या बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, बेटा ध्यान से सुनना, वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो स्प्लिट होगा, वो क्या होगा? टूटेगा। ठीक है, अब टूटने से क्या होगा? ये किसका बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, है ना। तो जब इसकी स्प्लिटिंग होगी, ब्रेक डाउन होगी, तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये बनेंगे। ऑक्सीजन जो होगी वो लिबरेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये लिबरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? और ये जो H मॉलिक्यूल है ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्लियर हो गया? ठीक है, मैंने क्या बताया? जब ये हमारे पास लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी। इसमें काफी लंबा प्रोसेस होता है, लाइट फेज, डार्क फेज, हम उसमें नहीं जाएंगे। आप ओवरऑल समझो कि इसमें होता क्या है। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होने से ऑक्सीजन की लिबरेशन होगी और हाइड्रोजन की लिबरेशन होगी। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। और जो ऑक्सीजन है ये जो ऑक्सीजन है वो इन द फॉर्म ऑफ O2 लिबरेट हो जाएगी इन्हीं स्टोमेटास के थ्रू। ठीक है,
क्लियर हो गया? इस तरह से ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। और ये हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास एक टिश्यू में होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेसोफिल टिश्यू, ठीक है। अब ये जो लीफ है ना, ये लीफ, तो ये लीफ का हमने इस तरह से उसकी सेक्शन ली है, मतलब इतने से पतले से पोर्शन को हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं बेटा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं। मैंने आपको बताया ये लीफ है, ये लीफ की अपर सरफेस, ये लीफ की लोअर सरफेस, तो ये आ गई लीफ की अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये ऊपर ये जो लेयर है वैक्सी कोटिंग, जो एक्सेस ट्रांसपिरेशन होने से बचाती है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल या फिर कोई भी वैक्सी कोटिंग, ठीक है। अब ये आ गई लीफ की लोअर सरफेस या फिर लोअर एपिडर्मिस, क्लियर हो गया? अब ये जो बीच में है बेटा, दिस इज ऑल टिश्यू, और कौन सा टिश्यू है? मेसोफिल टिश्यू। अब टिश्यू है तो इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होगा, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होगा, TISSUE, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होगा, और आप इसको ध्यान से देखो, हमारे पास इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, एक ये लंबे लंबे बैरल शेप सेल और एक ये सर्कुलर। ये जो बैरल शेप सेल्स हैं ये समवट थोड़ी से क्लोजली पैक्ड है, बट अगर हम इनको देखें तो इनमें काफी ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेसीज प्रेजेंट है, मतलब गैप्स प्रेजेंट है, दिख रही हैं आपको ये गैप्स, है ना। और ये सर्कुलर इन शेप है, ये लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक सेल्स हैं। ये जो लंबे लंबे सेल्स हैं मेसोफिल टिश्यू के, इनको हम बोलते हैं पैलिसेड, और टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होगा, तो कौन से सेल्स? पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। तो हम इनको बोलेंगे पैलिसेड पैरेनकाइमा, ठीक है। और ये जो सर्कुलर शेप सेल्स हैं इनको हम बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, क्लियर हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल, जिसको जो जाइलम और फ्लोएम का बना होगा, हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। मेन हमारा फोकस है कि ये बताने के लिए, अब जो मेन चीज है वो क्या है, अब देख रहे हो इसमें ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स है, ये सारे ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं इसके बीच में, ये क्या है? यही बेटा हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनेल। इस ऑर्गेनेल के बीच में क्या है? क्लोरोफिल। क्लियर हो गया आप सबको? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक लीफ का स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, बेसिकली इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये पूरा प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, समझ आया? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बीच में ही ये सारी फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब मैंने आपको बताया था लीफ की लोअर सरफेस में हमारे पास टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास मेसोफिल टिश्यू जो एक लीफ का स्ट्रक्चर है वो हमारा इस तरह से रहता है। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट। अब बेटा क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बुक में मेंशन्ड है प्रॉपर्ली कि इस तरह से हमारे पूरे स्टेप्स हैं, और हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है वो उसके स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, तो ये बुक में प्रॉपर मेंशन्ड है। हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है, और क्लोरोफिल जो लीफ है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। समझ आ गया? नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि लाइट एनर्जी जो है वो दो काम करेगी, एक केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन करेगी, जो मैंने आपको क्या बताया था वो है ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा वो क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करती है। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ती है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हमने पिछली स्लाइड में पूरा डिटेल में जाना। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स।
क्लियर हो गया? यही हमने पढ़ा, यही हमने मेसोफिल टिश्यू देखा। इस लीफ का जो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी स्प्लिटिंग होती है, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है और इस तरह से हमारे पास एटीपी जो क्या है, एक केमिकल एनर्जी, उसकी सिंथेसिस होती है। और ये हमारा पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। इस तरह से ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर हुआ आपको कि हमने फोटोसिंथेसिस को क्यों पढ़ा डिटेल में? ताकि हम ये जान सके कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो है हम उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और वो अपने फूड की सिंथेसिस खुद करते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया कि ये जो हमारे पास लीफ है प्लांट की, इसके ऊपर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, अब ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर्स बेटा इस तरह से होता है। क्या होते हैं? दो किडनी शेप सेल्स, ये इस तरह से हमारे पास दो किडनी शेप सेल्स हैं। सेल है तो प्रॉपर न्यूक्लियस भी होगा, और इसको सराउंड करते हैं हमारे पास एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये कौन से सराउंड करते हैं? एपिडर्मल सेल। और ये जो दो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम? गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। क्लियर हुआ? अब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? इनकी ओपनिंग और इनकी क्लोजिंग से कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, मतलब अंदर एंटर करती है लीफ के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर, लीफ के बाहर हमारे इन्वायरमेंट में एंटर करती है। क्या होता है? जब ये गार्ड सेल्स जो किडनी शेप सेल्स हैं ये क्या करेंगे? वाटर की एब्जॉर्प्शन करेंगे, और हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की हमने टू टाइप्स पढ़ी थी, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस हो गया जब वाटर जो है वो हमारे पास अंदर एंटर करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। और जब वाटर जो है वो बाहर एग्जिट करता है, बाहर जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें वाटर जो है वो मोस्टली हमारे पास कहां से एंटर कर रहा है? इनसाइड, है ना, एपिडर्मल सेल से अंदर एंटर कर रहा है। देन दिस ऑस्मोसिस इज एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, ठीक है। अब ये एंडोऑस्मोसिस है, वाटर अंदर एंटर कर रहा है, तो क्या होगा? जैसे ही जो वाटर है वो अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा? ये जो गार्ड सेल्स होंगे, ये मतलब इनके बीच में क्या होगा? वाटर एंटर कर रहा है और ये क्या हो जाएंगे? ये भरे भरे रहेंगे, ये टर्जिड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये टर्जिड होंगे, इनकी ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। ये ओपन होगी, यहाँ पे होल लाइक फॉर्मेशन होगी, होल लाइक फॉर्मेशन होगी। तो ये होल लाइक फॉर्मेशन हुई तो यहाँ से क्या होगी? जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास वो आसानी से बाहर आ जाएगी, और ऑक्सीजन जो आसानी से अंदर जा पाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो आसानी से बाहर आ पाएगी। ये क्लियर होगा आपको? तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे पास वाटर अंदर एंटर करेगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो टर्जिड हो जाएंगे। तो टर्जिड होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे पोर लाइक फॉर्मेशन हो जाएगी, और पोर जब बनेगा हमारे पास क्या होगा? तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन हुए तो हमारा अब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगी ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, और जब फोटोसिंथेसिस हो गई तो एंड प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हो सके? बाहर जा सके। क्लियर हो गया? ठीक है, तो
जिससे क्या हो गया, हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो सका। ये समझ आ गई आपको। अब जब हमारे पास क्या है, बहुत तेज गर्मी आती है या फिर सनलाइट बहुत तेज है, तो इनसे वाटर क्या है, बाहर आ गया। जब इनसे वाटर बाहर आया तो ये क्या हो गया, इनके बीच में टगर प्रेशर रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि टगर प्रेशर किसकी वजह से है, वाटर की वजह से। वाटर ही बाहर आ गया इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, है ना। तो क्या होगा, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड। ये क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो गए, फ्लैसिड। ठीक है, जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो गए तो इनके बीच में जो पोर था वो क्या हो गया, बंद हो गया। जब पोर बंद हो गया तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, पोर बंद हो जाएगा, और इससे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी। क्लियर हो गया आपको ये कि गार्ड सेल्स या जो स्टोमेटा है वो किस तरह से ओपन एंड क्लोज होते हैं और फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, डे के टाइम में सनलाइट भी मिल रही है ना। दूसरा, गार्ड सेल ओपन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगी, और इनको और वाटर जो है उनको रूट से मिल गया, तीनों चीजें मिल गई। जब ये तीनों चीजें मिल गई इनको, लीव्स हैं, लीव्स के बीच में क्लोरोफिल भी है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के बीच में क्लोरोफिल है, तो हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, ऑक्सीजन भी फॉर्मेशन होगी और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाएगी। इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होगा। बट ये है हमारे पास, इस तरह से जो गार्ड सेल्स हैं, जो हमारे पास स्टोमेटा है, वो काम करते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये तो आपने बताया कि गार्ड सेल्स इस तरह से ओपन क्लोज होते हैं, बट हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारे पास जैसे सक्यूलेंट प्लांट्स हैं। कौन से प्लांट है, सक्यूलेंट प्लांट्स, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो क्या है, जीरोफिटिक प्लांट्स। और इनमें क्या होता है, डे के टाइम गार्ड सेल्स स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, क्लोज, और नाइट टाइम हमारे पास स्टोमेटा जो होंगे वो क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे ओपन। क्यों, अब क्यों स्टोमेटा क्लोज होते हैं इनके बीच में, क्योंकि एक तो ये आगे ही उन कंडीशंस में रहते हैं जिनको हम जीरी कंडीशंस बोलते हैं, मतलब पानी की आगे ही कमी है वहां पे। तो अगर ये अपने स्टोमेटा ओपन भी कर गए तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। एक तो ये आगे ही उन कंडीशंस में रह रहे हैं जहां पे वाटर की कमी है, स्टोमेटा ओपन कर गए, वाटर का लॉस जो इन्होंने स्टोर करके रखा होगा वो भी निकल जाएगा, तो प्लांट जो है वो डिहाइड्रेशन होने से उसकी डेथ हो जाएगी। बट हमारे पास ऐसा नहीं होता है। ये प्लांट्स जो होते हैं बेटा, ये बड़े स्मार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं सॉरी, ये क्या करते हैं, डे के टाइम में जब बड़ी तेज गर्मी है ना, बड़ी तेज गर्मी है, ये क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे, और नाइट के टाइम में जब सन नहीं होंगे तो स्टोमेटा को ओपन कर देंगे। अब आप मुझे ये पूछ सकते हो कि मैम अगर ये स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे तो इनके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आई तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। तो ये मैंने आपको बताया ना, ये प्लांट्स जो हैं, जैसे हमारे पास अपंचिया है, कैक्टस है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं, इन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, हमारे पास ये नाइट के टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे, लेकिन उस टाइम तो सनलाइट नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। अब नाइट के टाइम में जब इन्होंने अपने स्टोमेटा को ओपन किया तो ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ली, बट सनलाइट क्या है हमारे पास नहीं है, तो ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। समझ आई, ये मैलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। वो मैलिक एसिड जो है वो रात को बनेगा और डे के टाइम में हमारे पास क्या होगा, उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। क्लियर हो गया। इस तरह से ये जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, इनमें हमारे पास
ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। मैंने क्या बताया आपको, डे के टाइम में इनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं, नाइट के टाइम में इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो इनको अगर डे के टाइम स्टोमेटा क्लोज है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, बट सनलाइट है। नाइट के टाइम में स्टोमेटा ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, बट क्या है, सनलाइट क्या है, वो नहीं है। डे के टाइम में ये है और ये नहीं है। ठीक है, ये नाइट के टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे। कब करेंगे, नाइट के टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे, और ओपन करने से क्या होगा, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी तो ये अपने बीच में एक पूरा प्रोसेस होता है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये जानेंगे ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड जो होता है वो ड्यूरिंग डे टाइम हमारे पास फोटोसिंथेसिस करता है, तब इनको सनलाइट मिल गई ना, तो ये डे टाइम हमारे पास क्या करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा, और इस तरह से इन ज़ीरोफिलिक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर हो गया आपको दोनों केसेस? ठीक है, तो ये था हमारे पास बेटा पूरा फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। ठीक है, अब हमारे पास बुक में कुछ एक्टिविटीज मेंशन्ड है। वो एक्टिविटीज क्या है, हमें ये बताना है कि ये जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एक प्लांट लिया जिसके बीच में वेरीगेटेड लीव्स थे, मतलब जो हमारे पास ग्रीन और व्हाइट पैचेस यहाँ पे प्रेजेंट थे। अब ग्रीन पार्ट हमें पता है जहाँ पे क्या होगी, क्लोरोफिल होगी और वहां पे फोटोसिंथेसिस होती होगी, व्हाइट पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती होगी। तो हमने क्या किया, इस प्लांट को लेके थोड़े टाइम के लिए, 1 या 2 दिन के लिए हमने इनको डार्क कंडीशन में रखा। डार्क कंडीशन में क्या होगा, इसको सनलाइट नहीं मिलेगी, और जब सनलाइट नहीं मिली तो इसने क्या किया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं की, मतलब सिंथेसिस नहीं हुई। तो जो पहले का स्टोर था उसी को ही फूड को यूज किया गया। अब इसका एक लीफ लेके हमने क्या किया, उसको कवर किया विद ब्लैक पेपर दोनों साइड से, और इसको सनलाइट में रखा थोड़े टाइम के लिए। फिर हमने इस लीफ को लिया और हमने क्या किया, एल्कोहल के बीच में इसको बॉयल किया, लीफ को बॉयल किया अल्कोहल के बीच में, ताकि इसके बीच में जो क्लोरोफिल थी वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। जब इसकी क्लोरोफिल रिमूव हो गई, हमने उसके बाद इसको वॉश किया, ताकि जो थोड़ी बहुत लीफ की सरफेस पे जो चिपकी होगी क्लोरोफिल वो भी निकल जाए। हमने इसको वॉश करने के बाद इसका आयोडीन टेस्ट किया, और हम आई थिंक फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड हम आयोडीन टेस्ट जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे पास स्टार्च है उसकी प्रेजेंस देखने के लिए हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं, जो क्या हमें बताती है कि कलर चेंजेस इनटू डार्क ब्लू ब्लैक, है ना। तो जब हमने इसके ऊपर आयोडीन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिन जिन एरियाज में हमारे पास स्टार्च ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी वहां पे ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, है ना। तो ग्लूकोज की या स्टार्च की प्रेजेंस होगी वहां पे क्या हो जाएगा, हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। ये ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर मिला, इसका मतलब, और व्हाइट पैचेस पे हमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला, जिससे हमने ये कंक्लूड किया। आप बताओ क्या कंक्लूड किया, कि यहाँ पे क्या थी, क्लोरोफिल थी, और क्लोरोफिल ने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस की थी। फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई, और ग्लूकोज जो है वो हमने कन्वर्ट किया था, हमने नहीं कन्वर्ट किया था, वो कन्वर्ट हुआ था इनटू स्टार्च, है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि व्हाइट पार्ट ऑफ द लीफ does not form starch because it lacks chlorophyll, and the part which was covered with black paper उसने भी starch की formation नहीं की, because वहां पे भी photosynthesis जो है वो अच्छे से नहीं हुई होगी। तो ये टेस्ट हमने परफॉर्म किया, जिससे हमें ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो हमारे पास जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है ना, ग्रीन पार्ट में की उसकी सिंथेसिस। तो ये है हमारे पास एक्टिविटी 9.1। अब एक और एक्टिविटी मेंशन करी है बुक में, वो है बेटा एक्टिविटी 9.2। इसमें क्या है, हमें ये बोला गया कि 2 प्लांट्स लो, और 2 प्लांट्स को क्या करो, एक जैसे 2 प्लांट्स लो और उनको जो एक ही जैसी कंडीशंस में ग्रो हुए हैं, अब इनको प्लेट के ऊपर, मतलब नीचे से किसी सरफेस के ऊपर रख के ऊपर से इनको प्रॉपरली सील कर दो विद
जार, है ना, और नीचे जो थोड़े से चांसेस भी होंगे कोई गैस वगैरह एक्सचेंज होने के, उनको भी सील कर दो, ठीक है। और एक प्लांट के साथ क्या करो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखो, ये जैसे यहाँ पे एक बाउल के बीच में डाला है, और दूसरे प्लांट के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखो। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखने का क्या फायदा है बेटा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होगी, इसने वो भी एब्जॉर्ब कर ली। तो जब एब्जॉर्ब करी, हमने देखा कि थोड़े टाइम के बाद 2 या 3 दिन के बाद जब हमने इनको डार्क रूम में रखा हुआ था, हमने इनको देखा कि ये जो नहीं, पहले हमने इनको डार्क रूम में रखना है, बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखने के बाद और नीचे वाला एरिया सील करने के बाद, कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे रखने के बाद हमने ये देखा, हमने इनका लीफ प्लग किया। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखी है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली। यहाँ कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होगी, है ना। तो हमने जब इनके लीफ को प्लग किया और हमने लीफ को प्लग करने के बाद स्टार्च की प्रेजेंस देखी, तो अब ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, टू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो अब आप मुझे आंसर बताओ, क्या दोनों लीव्स में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च होगी? बताओ, मैंने भी आपको क्या समझाया, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी, तो इसके लीव्स ने स्टार्च की सिंथेसिस कम की, इसके लीव ने स्टार्च की सिंथेसिस करी, है ना। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड करते हो? तो हम यही कंक्लूड करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी है ना। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, नो ब्लू ब्लैक कलर सीन इन प्लांट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वहां स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हुई थी, बट दूसरे प्लांट में थोड़ी बहुत अमाउंट हमें मिला। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? तो ये हमने पूरा जाना हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब दूसरा टॉपिक था बेटा, दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने एक सब टाइप पढ़ी थी जिसका नाम था होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। याद है, भूल गए? आपको मैंने बताया था कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने एक सब टाइप पढ़ी जिसका नाम था होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये पढ़ा था। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था, फूड को हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, फिर उसकी ब्रोक डाउन होती है और बाद में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था, जैसे ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, वो ग्रेन खाते हैं, काऊ हो गई वो ग्रास खाती है, हम ह्यूमंस हैं, हम सॉलिड फॉर्म में फूड को लेते हैं। तो कुछ हमारे पास अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल थी अमीबा, है ना। तो बुक में भी इसको प्रॉपरली बेटा मेंशन किया गया है कि जो अमीबा है वो किस तरह से हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो शो करता है। तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स में आगे बढ़ेंगे, जो स्टेप्स होंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के, दे आर एग्जैक्टली सेम इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आल्सो। और वो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब फूड को अंदर लेना। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, फूड के आगे पीछे फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती है जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया अपनी, और उसके बाद फूड को अंदर लिया जाता है। ये फूड अंदर ले लिया गया, उसके बाद जो ये वैक्यूल के कांटेक्ट में आएगा और दूसरा प्रोसेस क्या होगा, डाइजेशन। फूड की ब्रेक डाउन होगी इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और जब फूड ब्रेक डाउन होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, हमारे पास क्या होगा, छोटे छोटे एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। और इनका जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। फूड की ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी एब्जॉर्प्शन होगी, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी में असिमिलेशन, मतलब जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है वो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो पहुंचाए जाएंगे। तो कौन सा स्टेप हो गया नेक्स्ट, असिमिलेशन। असिमिलेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो क्या करना है, इसकी सेल के बीच में रखे, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो रिमूव किया जाएगा फ्रॉम दिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेल की सरफेस से। ठीक है, तो हमने ये जाना कि अमीबा में भी कौन सी न्यूट्रिशन होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये किसकी टाइप है, किसकी टाइप है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, है ना। तो ये किसकी टाइप है, हेटेरोट्रॉफिक
हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप आ गई होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमने देखा कि अमीबा, नो डाउट अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बट इसमें भी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल बुक में कोट की है, वो है हमारे पास पैरामीशियम। अब पैरामीशियम जो है वो भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बट उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसे मैन का या ह्यूमन बीइंग का फुट होता है, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीलिया। और ये सीलिया की मूवमेंट से क्या होगा, फूड को इसके यहाँ पे ये जो माउथ पार्ट है वहां लेके आएगा। माउथ पार्ट के पास लेके आने के बाद फूड जो है उसके बाद अंदर लिया जाएगा। इसमें भी इंजेक्शन हुई, उसके बाद जब फूड मॉलिक्यूल अंदर ले लिया गया, उसके बाद क्या होगी, उसकी डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन होने के बाद जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स बने उनकी एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट है वो थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाए जाएंगे ताकि सारी बॉडी की एक्टिविटी हो सके। तो दिस प्रोसेस इज असिमिलेशन एंड द लास्ट प्रोसेस इज इजेशन, मतलब द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड थ्रू द एनल पोर। क्लियर हो गया। इस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है इन केस ऑफ दीज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो क्या है, कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। फूड खुद सिंथेसाइज किया नहीं, फूड कहाँ से लिया, आउटर सोर्स से। कौन सा, किस तरह का फूड लिया, एक सॉलिड फॉर्म में फूड लिया और फूड को अंदर इंजेस्ट करवाया गया। तो बेटा हमने इनको पूरा जाना कि जो हमारे पास न्यूट्रिशन है अमीबा और पैरामीशियम में कैसे होती है, जो क्या थी हमारे पास होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और वो किसकी टाइप थी, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा किस तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है इन ह्यूमन बींग्स। तो इस टॉपिक को अब हम लेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और इसको थोड़ा बुक में स्टडी करने की कोशिश करें। तो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।